आज चाय बनाएंगे बोर्ड पर, पता है? आज काम चाय बनाएंगे कहाँ पर? बोर्ड पर। बहुत आवाज कर रहा है। ठीक है, सब पीने के लिए तैयार है रे? हाँ, एकदम तैयार रहना पीने के लिए। हम बोर्ड पे बनाएंगे चाय और तुम लोग कॉपी पर पी जाना और दिमाग में पचा जाना, ठीक है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं चाय की खेती, है ना? आखिर चाय आया कहाँ से था? क्या हम लोग भारत में पहले से था या फिर किसी ने लाया था, है ना? होता है ना जी कि कुछ पौधा मतलब बहुत सारे पौधा ऐसा है जो भारत में ही था। भारत से बहुत पौधा दूसरे दूसरे देश लोग ले गया और लगाया, है ना? बहुत पौधा भारत में नहीं था, भारत में लाके लगाया। तो हम जानते हैं आखिर चाय जो हम लोग पीते हैं उस चाय के पौधा को किसने लाया था? तो याद रखना, चाय के पौधे को सर्वप्रथम अंग्रेजों ने लाया था। तो अंग्रेजों का मतलब अंग्रेज अपना घर से लाया होगा? ऐसा नहीं था। अंग्रेज अपना घर से नहीं लाया था, है ना? यह चीन से लाया था भारत। जब अंग्रेज घर कहाँ है? यूरोप। यूरोप है ना? यूरोप के इंग्लैंड से आया हुआ था वह। यानी कहने का मतलब वह कहाँ से? तो यूरोप या इंग्लैंड से नहीं लाया था। कहाँ से लाया था? चीन से लाया था। क्योंकि चीन जो है सो सबसे पहले, यानी अभी विश्व में सबसे एक नंबर पे स्थान आता है चीन का, है ना? चाय उत्पादन में पूरे विश्व में आधा आधी चाय खाली चीन उपजा के दे देता है। सोचो कितना ज्यादा चाय उपजा रहा होगा चीन, ठीक है ना? दूसरे स्थान पर हमारा भारत आता है चाय उत्पादन में। लगभग 20% के आसपास चाय उपजा के देती है विश्व को। कौन? हमारी भारत। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर चाय की खेती, है ना, होता कैसे है। तो हम लोग इतना तो जान लीजिए कि क्या खुद से नहीं आया था, किसी के द्वारा लाया गया था। कौन लाया था? अंग्रेजों ने लाया था। कहाँ से लाया था? चीन से लाया था। इसीलिए चाय का जो वैज्ञानिक नाम है कैमेलिया सिनेंसिस। कैमेलिया सिनेंसिस। कैमेलिया जो है सो उसका वंश का नाम है, चाय के वंश का नाम है। और सिनेंसिस का अर्थ ही होता है चीन का। यानी कहने का मतलब यह चीन से आने के मतलब चीन से आया हुआ होने का बोध करा रहा है। इसीलिए चाय का वैज्ञानिक नाम क्या रख दिया गया? कैमेलिया सिनेंसिस। कैमेलिया जो है कैमेल नाम के एक वनस्पति प्रेमी एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उसी के नाम पर कैमेलिया नाम रखा गया था, है ना? इसी प्रकार हम लोग क्या देखे थे? कैमेलिया सिनेंसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? चाय का। कोई पूछ सकता है कि चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या कहोगे? कैमेलिया सिनेंसिस। बात समझ में आ रहा है ना? जानते हैं हम लोग कि ये क्या होती है? एक सदाबहार पौधा होती है चाय, है ना? और चाय को क्या होता है? चाय एक रोपण कृषि है। कैसा कृषि है? ऐसा नहीं कहना कि जैसे धान हम लोग रोपते हैं ना कि रोप दिए काट लिए रोपण, है ना? क्या कहते हैं उसको? कोई चीज रोप दिए तो रोपण, ऐसा नहीं। रोपण कृषि वो कृषि होता है जो एक बार लगाओ और सालक साल तक काटते रहो। ऐसा कृषि को हम लोग क्या कहते हैं? रोपण कृषि। क्या कहते हैं हम लोग? जिसमें ईख आता है। ईख का मतलब क्या है? हम लोग कुशियार भी कहते हैं उसको, यानी गन्ना, है ना? और चाय भी एक प्रकार की रोपण कृषि है। एक बार रोपा जाता है और बार बार उससे उपज लिया जाता है। यानी कहने के लिए रोपते कैसे हैं? तो हम लोग देखते होंगे क्या कि गांव घर में पहले नहीं धान रोपता है भाई, पहले बीज को छींट देता है ना? फिर कुछ दिनों के बाद उसमें से जब बड़ा बड़ा हो जाता है तो उखाड़ के रोपता है। तो इसमें क्या होती है? तो उसमें भी ठीक इसी प्रकार से होता है कि पहले बीज को बोया जाता है या कटिंग करके बोया जाता है। फिर क्या होती है? 1 से 2 साल का, तुरंत नहीं, 1 से 2 साल के बाद जब पौधा बड़ा होता है उस पौधे को, है ना, खेत में लगाया जाता है। और 3 से 4 साल के बाद उसमें से काटना यानी कि चुनना शुरू हो जाता है। क्या चीज में? चाय पत्ती में। यानी कहने का मतलब 1 साल लगभग होता है तो उखाड़ करके रोपा जाता है। अब फिर जब 3 से 4 साल होता है तो क्या होता है? उसमें से तब काटा यानी क्या कहते हैं उसको? चुना जाता है। काटा नहीं, उसको चुना जाता है। चुनते क्या है? तो चाय के जो है ना, जो जैसे मान लीजिए इतना बड़ा पौधा हुआ, इतना पौधा हुआ कि मान लेते हैं कि ये चाय का पौधा हम कहाँ यही बनाए थे, ठीक है? मान लेते हैं ये चाय का पौधा हुआ, मान लेते हैं पौधा हुआ,
मान लेते हैं पौधा हो जाएगा, पौधा ना, तो चाय के पौधा में से पूरा नहीं तोड़ा जाता है, यानी कि जब बड़ा हो जाता है ना तो यहाँ पर होता है कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से पत्तल होता है, पत्तल बनाने बोले आ रहा है इसीलिए, है ना। तो क्या होता है, जितना सबसे लास्ट होता है ऊपर वाली भाग, कोमल कोमल पत्ती, है ना, जिसमें 2 पत्ती लास्ट में ऊपर बैठा जाता है ना, उस पत्ती को यहाँ से तोड़ा जाता है। इसलिए हमने लिख भी दिया है कि कोमल पत्तियों से, है ना, जैसे क्या कि एक कली, इस प्रकार से हम लोग एक तोड़े तो एक कली हुआ कि नहीं हुआ, तो एक कली और उसमें क्या 2 कोमल पत्तियां होती है, उसको तोड़ा जाता है। उसको क्या होता है, तोड़ा जाता है ना। पहले हम लोगों ने क्या देखा, तो पहले बीज बोया गया, फिर एक मतलब लगभग समय साल या 2 साल के बाद उसको क्या किया जाता है, तो उखाड़ करके, है ना, फिर दूसरे खेत में बोया जाता, मतलब रोपा जाता है, ठीक है। उसके 3 या 4 साल के बाद उसमें से पत्ती तोड़ा जाता है। कौन सा तोड़ेगा पत्ती, तो पत्ती कौन सा तोड़ता है, तो पौधा के जो ऊपरी वाला भाग में होता है ना, कैसे जो कोमल पत्ती जो होती है, उस पत्ती के लास्ट में 2 लय होता है जी, किसी कोई सा पौधा में देखोगे ऊपर में कोमल पत्ती होती है, देखिए है, उस कोमल पत्ती में वो खास करके ऊपरी वाली भाग में उसको तोड़ा जाता है कली सहित, पत्तियां नहीं खाली, ऐसा नहीं एगो पत्ती इधर एगो पत्ती उधर तोड़ लेता है, ऐसा नहीं, मतलब कली सहित तोड़ लेता है ना। बताए ना कि मान लो ये पत्ती एक है, ये पत्ती दूसरा है, इस पत्ती यानी क्या कहते हो, कली सहित तोड़ लेती है, तोड़ करके ले जाता है, ठीक है ना। अब फिर उसको क्या किया जाता है, तो हमने कहा कि पहले तोड़ा जाता है ना, फिर उसको मुरझाया जाता है, पूरा सूखा नहीं ले जाता है, मुरझाया जाता है, उस पत्ती को मुरझाया जाता है और फिर उसको रोलिंग किया जाता है। रोलिंग करने का मतलब जैसे कोई पत्ती मान के जो हम तोड़े, ऐसे नहीं निचोड़ते हैं रस गाड़ने के लिए, या मशीन से या फिर हाथ से, है ना, उसको रोलिंग किया जाता है ना। और रोलिंग करने के बाद फिर उसको किण्वन किया जाता है। किण्वन का मतलब उसको ऑक्सीजन से संपर्क कराया जाता है। जैसे कि हम लोग सेब काटते हैं ना, तो देखो सेब को काटने के बाद अगर कुछ देर हम छोड़ देना तो उसका कलर कैसा होता है, काला काला होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से किण्वन प्रक्रिया में भी यही होता है कि उसमें भी ऑक्सीजन से संपर्क हुआ। मान लो ये सेब था, सेब अभी तक तो सेब था, तो हमको हमारा तो सेब के बाहरी हिस्सा में, है ना, ऑक्सीजन खूब अच्छा से लग रहा था, उसको इन वायु अच्छा से लग रहा था, तो वो ठीक था। लेकिन जब भी उसको काटे, इसका क्या हुआ, उसके भीतरी वाले हिस्से में भी ऑक्सीजन आना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, तो फिर देखते हैं काला पड़ने लगता है। क्या होता है, वो काला पड़ने लगता है ना। तो ठीक वही प्रक्रिया इसमें भी होता है। जब भी हम लोग किण्वन प्रक्रिया में डालते हैं तो क्या होता है, तो हल्का हल्का काला होने लगता है। यानी कि देखते हैं ना, जब मान के चलो जब तोड़ा गया होगा तो हरा होगा, तो जब देखिए हरा नहीं काला, देखिए ये कैसा रहता है, काला हल्का भूरा नजर आता है, रहता है ना जी। यही काला भूरा रंग कैसे प्रदान होता है, तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा हमारा काला और भूरा रंग प्रदान होता है। किसका, चाय पत्ती में, देखे है ना, नहीं देखा रे, देखा होगा। तो यानी कि फिर क्या है, किण्वन प्रक्रिया में डाला जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर उसको, है ना, छटाई करके पैकिंग किया जाता है। ऐसे इतना प्रक्रिया से गुजरने के बाद हमारे, है ना, हाथों तक चाय आती है, हमारे हाथों तक चाय आती है। फिर उस चाय को बनाया जाता है हम लोग पीने के लिए, है ना। इतना प्रक्रिया है उसका, मतलब चाय का, समझ गए ना। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इसमें मिट्टी कैसी चाहिए, किस जगह पे ये उगेगी, है ना, किस जगह पे ठीक रहेगा। तो याद रखना, इसका मिट्टी खास करके अम्लीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। और इतना ही नहीं, इसके बाद इसके पीएच मान होना चाहिए 4.5 से 5.5 के बीच, है ना। इसके बाद ऐसा मिट्टी, ऐसा जगह होनी चाहिए, ये लगा दो, ऐसा जगह, ऐसा मिट्टी होना चाहिए, है ना, जिसमें क्या हो कि जल उसके जड़ में ना अड़े, जल उसके जड़ में ना अड़े, अड़ेगा तो पौधे के लिए खराबी हो जाएगा। तो ऐसा हुई होने के लिए क्या, कैसा जगह होना चाहिए, तो ढलान वाली जगह होनी चाहिए। और खास करके ढलान वाली भूमि कहाँ होती है, तो पहाड़ पर। कहाँ होती है, पहाड़ पर, यानी समुद्र तल से लगभग 600 से 2000 मीटर की हाइट पर की जो भूमि होती है वो ढलान वाली भूमि होती है। और ढलान वाली भूमि में क्या होती है, तो खेती चाय की अच्छी खासी होती है, क्योंकि उसके जड़ में पानी नहीं टिकता है। और बात करते हैं हम लोग, कहाँ होगा, पहाड़ी के क्षेत्रों में होगा।
बतेवे के थे नर्सरी में लगाया जाता है, फिर जाकर के है ना उसको रोपा जाता है ना। और बतेवे के 3 से 5 साल के आसपास में उपज होना शुरू हो जाती है। क्या होता है? उपज होना शुरू हो जाती है। और देखते हैं बात हम लोग कि क्या उसको तेज धूप की आवश्यकता है? नहीं, उसे तेज धूप भी खराबी करेगा और तेज ठंडा भी खराबी करेगा, है ना। इसीलिए हमने यहाँ लिख भी दिया है कि तेज धूप और आला से बचाव होना चाहिए। किसे? चाय के पौधा को, है ना। हम लोग फिर समझते हैं मैटर को कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए उसके लिए। तो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर जो रहेगा ना, अच्छी चाय की खेती होगी। और वर्षा उसे 150 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। किसके पास? सालाना चाय की खेती के लिए, है ना। क्योंकि उसके पौधा के ऊपरी वाले भाग यानी कि पूरे पौधा पर पानी का अंश होना चाहिए। उसके जड़े पानी नहीं होना चाहिए। कितना तकलीफ वाला ही पौधा हुआ, जड़े पौधा नहीं, पानी नहीं लगना चाहिए, उसके ऊपर पानी हल्का हल्का होना चाहिए। यानी वो चाहता रहता है पौधा क्या कि अच्छी उपज हम तब देंगे जब तुम मेरे ऊपर रोज थोड़ा थोड़ा फुहारा पानी दोगे, है ना, रोज 2 दिन 3 दिन पर, है ना। तब मेरे जड़े पानी तुम नहीं रखोगे तो मैं अच्छी चाय बन के तैयार हो जाऊंगी। ये कहते हैं कौन? चाय देवी, पता है ना, जानते हैं हम लोग। यानी कहने का मतलब वर्षा होना चाहिए। अगर जहाँ वर्षा नहीं हुआ, अगर वर्षा कहीं नहीं हुआ, प्राकृतिक वर्षा नहीं हुआ ना, तब उसको सिंचाई करना आवश्यकता हो जाएगा, तभी न उपजेगा। तो कहता है कि भाई जी अगर वर्षा नहीं होता है तो आप मेरे ऊपर पानी उड़ेलिए। किस विधि द्वारा? तो ड्रिप विधि द्वारा, छिड़काव विधि द्वारा, है ना। नहीं समझती जी? फुहारा फबारा मारिए मेरे ऊपर, तब मैं चमकूंगी और मैं हरी भरी दिखूंगी, तब मैं अच्छी पत्ती आपको दूंगी। ये कौन कहती है? चाय देवी। जानते हैं हम लोग कि आखिर आर्द्रता कैसा होना चाहिए भाई? देखो कितना नाजुक है ये। इसको पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, आर्द्रता भी चाहिए, लेकिन इसके ज्यादा पानी भी नहीं लगना चाहिए, ज्यादा धूप भी नहीं चाहिए, ज्यादा आला भी नहीं चाहिए। कितना नाजुक कोमल कली लग रही है ना। अब देखते हैं हम कि आर्द्रता होने चाहिए कितना, लगभग 80 से 90% तक आर्द्रता होनी चाहिए। आर्द्रता का मतलब क्या होता है भाई? आर्द्रता का मतलब होता है कि नमी वाली वायु, हवा में नमी होनी चाहिए। तो कहोगे कैसे समझेंगे सर जी? तो नमी हम लोग ऐसे समझते हैं कि आर्द्रता वाली वायु बहते हैं ना, तो हमारे देह तक हवा लगने के बाद हमको घाम खूब छूटते रहता है ना। क्या होता है? घाम खूब छूटते रहता है, मतलब उसके हवा में पानी का अंश था, वाष्प का अंश था, और हमसे आके टकराया, और टकराने के बाद जो है ना तो थोड़ा थोड़ा पानी मतलब पसीना को ज्यादा कर दिया। और जिस वायु में आर्द्रता कम होगी, है ना, तुम लोग सुना होगा, देखी होगी कि जिसमें आर्द्रता कम होती है वायु में, तो अपना और के मुंह कान फाटा लगे, लोल चरचरा लगे, नहीं अपना और कथी लगा लीजिए? वैसलीन, नहीं लोल तो फाटा लगे था। वो इस मौसम में समझ लियो कथी? तो आर्द्रता कम वाला हवा चली चलिए। तो इस पत्ती को, कोमल कली को क्या चाहिए? आर्द्रता वाली हवा, यानी कि वो 80 से 90% तक चाहिए। तब वो कहती है मैं उपज खूब दूंगी और मैं बेस्ट चाय बनूंगी। इतना कुछ कर देने के बाद आया समझ में आर्द्रता किसे कहते हैं? आर्द्रता समझ गए ना कि अगर मतलब ये कितना बताइए जी। इस बार हम लोग देखते हैं जी कि आखिर तब इतना कुछ होने के बाद ही चाय कहते हैं मैं उपजूंगी। आखिर वो कौन कौन सा एरिया है जहां ये उपजने का काम होता है? तो याद रखना हमारे भारत में 4 ऐसी जगह है जहां अच्छी खासी चाय उपजती है। जहां अच्छी खासी चाय उपजती है, सबसे ज्यादा भारत उत्पादन करती है असम। भारत देश में सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करती है? तो असम। लगभग 50 से 52% तक चाय उत्पादन करके दे देती है। कौन? हमारा खाली असम, है ना। और यहाँ की चाय गाढ़े स्वाद वाली होती है। कैसा? गाढ़े स्वाद वाली होती है। और असम के कुछ मुख्य जिला है जहाँ पर चाय उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इसका नाम है डिब्रूगढ़ और जोरहट। डिब्रूगढ़ और बहुत ज्यादा चाय उपजा करती है।
है ना। और यही डिब्रूगढ़ चाय का शहर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे चाय के बागान से घिरा हुआ यह क्षेत्र है। कौन? डिब्रूगढ़। इसीलिए क्या कहा जाता है इसको? चाय के बागान। किसको? इस डिब्रूगढ़। ठीक है ना। इसके बाद ये जोरहट दिख रहा है, जोरहट। ये जोरहट जो है ना माजुली द्वीप पर है, माजुली द्वीप के आसपास है। और यही माजुली द्वीप पूरे विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं? तो नदी अपने साथ साथ क्या लाती है? मिट्टी का कान कचरा उठा के लाती है। और जब वह लाना यानी कि जब वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने लगती है ना, तो उसके पानी की गति कम हो जाता है और अपने साथ जो लाती रहती है उस गाद को, उस मिट्टी को, वह आगे ले जाने से सक्षम नहीं रहती है और क्या करती है? वो रास्ते में ही छोड़ देती है। आते आते यहाँ पर कुछ अड़ा, फिर आया, फिर कुछ अड़ा, फिर आया, फिर कुछ अड़ा, धीरे 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 क्या होता है? तो बहुत बड़ा वह बन जाता है मिट्टी का क्षेत्र। और पानी जो आता था तो अब पानी मिट्टी के ऊपर तो अब नहीं जाएगा, वो ऊंचा हो गया, वो तो बगल से जाना अपना शुरू कर लेती है। तो वह जो बन के हमारा तैयार हुआ भूमि वही द्वीप कहलाता है। नदी में बना तो इसका नाम हुआ नदी द्वीप, है ना। नदी हमारा क्या नाम हुआ उसका? नदी द्वीप नाम हुआ। इसीलिए यह हम इसका नाम क्या दिया? नदी द्वीप कहे हैं। सीधे द्वीप नहीं कहे हमने कहा है नदी द्वीप कि पूरे विश्व की सबसे बड़का जो द्वीप है वो कौन सा नदी द्वीप? तो माजुली नदी द्वीप, जो कहा यही ब्रह्मपुत्र नदी, कहा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पर? असम वाले रीजन में। और वहीं पर एक जोरहट है क्षेत्र जहाँ पर चाय खेती बहुत ज्यादा होती है, जो कहाँ है? असम वाला एरिया में। इस पर हम लोग कह सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा चाय खेती तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में होती है। नहीं कह सकते हैं जी? उधर से ना आया है ब्रह्मपुत्र नदी, तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में चाय की खेती सबसे अधिक होती है। ठीक है। और देखते हैं हम लोग एक शिव सागर है वहीं पर, कहाँ? असम में। इस शिव सागर में भी चाय की खेती ठीक ठाक होती है। और यही शिव सागर जगह है पहले अहोम साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अहोम साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी यही शिव सागर जगह में, जो कहाँ है? असम में है। इसका तो गुवाहाटी है ना। गुवाहाटी में भी चाय अच्छा खासा होता है। और खास एक वहाँ मंदिर भी है, कामाख्या मंदिर, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। कहाँ की? गुवाहाटी की, जो कहाँ है? असम में। ठीक है। इसके बाद तो हो गया। और असम जो हम लोगों ने देखा कि भारत की सबसे ज्यादा चाय उपजा के देने वाली कौन सा जगह था? असम। दूसरा स्थान पर कौन उपजा के देता है भाई? तो वो है पश्चिम बंगाल यानी कि दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की चाय भारत में दूसरा स्थान प्राप्त है उसे चाय उत्पादन करने में। लगभग 20 से 25% तक चाय उपजा के देती है भारत को। और बात करते हैं हम लोग, और यहाँ की चाय विश्व प्रसिद्ध चाय है। कौन? यही दार्जिलिंग की चाय विश्व प्रसिद्ध चाय है ना। स्वाद के लिए जाना जाता है यह, और चाय की शैंपेन नाम से भी यह जाना जाता है। कहाँ की चाय? दार्जिलिंग की चाय, है ना। और बात करते हैं हम लोग तीसरा स्थान पे कौन है? तो तमिलनाडु वाली चाय। कहाँ वाली चाय? जो तमिलनाडु के कहाँ पर? तो नीलगिरी पहाड़ पर। कहाँ होता है? नीलगिरी पहाड़ पर सुगंधित और हल्के स्वाद वाली चाय के नाम से जाना जाता है यह नीलगिरी का चाय, जो हमारे भारत के तीसरे नंबर स्थान पर है और दक्षिण भारत के 1 नंबर स्थान पर। बात करेगा कि दक्षिणी भारत के सबसे ज्यादा चाय उपजाने वाली जगह था नीलगिरी। पूरे भारत में नीलगिरी का स्थान तीसरा हुआ ना जी। अब देखते हैं हम लोग, तो एक मुन्नार पहाड़ी पर भी उपजती है चाय, जो कहाँ? केरल में है, जो हमारे भारत के चौथे स्थान पर चाय उपजाने में इसका योगदान रहता है ना। अब बात करते हैं हम लोग कि विश्व में आखिर क्या योगदान है, विश्व में क्या योगदान है चाय की। तो बताए थे पहले भी कि चीन से ही हमारे देश में चाय आया था, है ना। और विश्व में लगभग आधी चाय विश्व को खाली चीन दे देता है, यानी लगभग 40 से 50% चाय चीन उपजा कर दे देता है। दूसरा स्थान पर हमारा भारत ही है, लगभग विश्व से चाय उपजा के भारत देती है।
इसके बाद केन्या का नाम आता है, इसके बाद श्रीलंका का नाम आता है, इसके वियतनाम का नाम आता है चाय उत्पादन करने का। है बस समझ में। तो हम लोगों ने आज बोर्ड पर ही चाय पिया, कैसा लगा तुम लोगों का चाय का स्वाद तुम लोग बताना, ठीक है। और घर जाकर के इसके चाय को ज्यादा बार पीना, इस चाय को ज्यादा बार पीना और दिमाग में सदा के लिए चाय चाय छाप देना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि तुम लोग चाय पिलाने के लिए मतलब बताए, है ना। यह चाय एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ना। और हम लोगों ने देखा और खास करके ध्यान ये दिए कि चाय बहुत कोमल चीज है, इसलिए इसका नाम कोमल देवी दे दिए थे ना। कितना कोमल था, देखी कि नहीं देखी, कितना बेहतरीन कोमल था, है ना। तो हम लोग इसमें और बताएंगे कभी, है ना। अभी फिलहाल इतना ही रहने दो, बहुत गर्मी लग रहा है।